हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज एक नए पर्सनालिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जेरमी बेंथम के बारे में बात किया था। जेरमी बेंथम एक ब्रिटिश, आप कह सकते हैं ब्रिटेन में उनका जन्म हुआ था और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, थिंकर थे, लीगल रिफॉर्मर थे और बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थे। और आज हम इसी कड़ी में या उसी कड़ी में जो पर्सनालिटीज़ की कड़ी है, उस कड़ी में एक नए स्कॉलर इकोनॉमिस्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और आपने नाम भी सुना होगा, बहुत ही प्रोमिनेंट आप कह सकते हैं इकोनॉमिस्ट रहे हैं और उनके बारे में जानना आज की परिस्थिति और आज के इकोनॉमिक सिस्टम, आज की जो पूरी पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको समझने के लिए बहुत ही अहम है। उनका नाम है, आप बखूबी उस नाम के बारे में जानते होंगे, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का टाइम पीरियड था 1723 से 1790 के बीच। मतलब 1723 में उनका जन्म हुआ था और उनका देहांत 1790 में हुआ था। ये पीरियड वही पीरियड है जिसमें फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। और यह एक, आप स्कॉटलैंड का नाम सुने होंगे, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसोफर भी इनको कहा जाता है। और स्कॉटिश इनलाइटनमेंट के टाइम में ये इनका जन्म हुआ और उस फेज के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम इनको जानते हैं। इनको ये भी कहा जाता है कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसके ये फादर हैं, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं। और जो इन्होंने आइडिया दिया, जो किताबें लिखी, वो काफ़ी अहम हैं। आज का जो व्यवस्था, आज की जो व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, जिसको हम डोमिनेंटली कहते हैं, कि डोमिनेंट अगर फॉर्म में देखा जाए तो मार्केट इकोनॉमी है। नियो आप कह सकते हैं कि लिबरल आइडियोलॉजी अभी प्रिवेल कर रहा है प्रीडोमिनेंटली। तो वैसे आइडिया को देने वालों में अगर हम कहें तो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं एडम स्मिथ। और इनका जो आइडिया है, इनकी जो ओपिनियंस हैं, आइडिया जो भी ये इन्होंने आइडिया अपने किताबों में दिया, चाहे फ्री मार्केट के बारे में हो, चाहे लेसिस फेयर के बारे में हो, समझ रहे हैं, कैपिटलिज्म के बारे में हो, इकोनॉमिक थियरी जो इन्होंने दिया, वो काफ़ी अहम है अगर आप अभी की पूरी परिस्थितियों को समझना चाहते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनका बहुत बड़ा एक योगदान है फाउंडेशनल लेवल पर कैपिटलिज्म को, मार्केट इकोनॉमी को, लिबरलिज्म को स्थापित करने में। लिबरलिज्म के थ्योरी के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया, उस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिएगा। तो कैसे ये सिस्टम, आज का जो सिस्टम इतना डोमिनेंट बना, उसके डोमिनेंट बनने में एडम स्मिथ का बहुत बड़ा रोल है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले इनका जो की कंट्रीब्यूशन है उसको समझने से पहले हम लोग इनके किताबों के बारे में समझें कि क्या उन्होंने कौन सी किताबें लिखी और उसमें ब्रीफ में क्या की आइडियाज़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किताब की जो बहुत ही चर्चा होती है, जो इनका सबसे पॉपुलर बुक है, उससे भी पहले इन्होंने लिखा था 1759 में एक किताब इन्होंने लिखी थी, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। आज ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा भी आप जॉन रॉल्स के बारे में अगर जानते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस जिन्होंने लिखा है, या अमर सेन के बारे में अगर आप जानते हैं, जिन्होंने आइडिया ऑफ जस्टिस लिखा था, मतलब जो न्याय का सिद्धांत है, उस न्याय के सिद्धांत की चर्चा बिना एडम स्मिथ के इस किताब के नहीं हो सकती है। और द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स 1959 में क्लासिक बुक है, जस्टिस के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर, एथिक्स के ऊपर। ध्यान दीजिएगा कि इस किताब में एडम स्मिथ ने मोरल फिलॉसफी को एक्सप्लेन किया है। और इसके साथ साथ मोरल फिलॉसफी को एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने ह्यूमन इंटरेक्शन का नेचर कैसा होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। दूसरी बात ये आर्ग्यू करते हैं इस किताब में कि जो ह्यूमन मोरालिटी है, जो मानव का नैतिक जीवन है, वो सिंपैथी और इम्पैथी पर आधारित होता है। मतलब ये होता है कि उनके अंदर इस बात को समझने की क्षमता होती है कि दूसरे का इमोशंस एंड फीलिंग क्या होती है। दूसरी बात कि इस किताब में इन्होंने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया, और ख़ास करके
इस चीज़ की चर्चा अमर्त्य सेन बहुत अधिक करते हैं अपने किताब आइडिया ऑफ जस्टिस में। इम्पार्शियल स्पेक्टेटर, कि कैसे आप न्याय सुनिश्चित करते हैं, कैसे न्याय को आप कहते हैं कि यह वस्तुनिष्ठ न्याय है। क्योंकि न्याय तभी आप कर पाएंगे जब आप बायस्ड नहीं होंगे, फ्री फ्रॉम बायस्ड होंगे, बायसनेस होंगे, तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे। तो उन्होंने कंसेप्ट दिया इम्पार्शियल एक्सपेक्टेटर का, कि एक ऐसा इम्पार्शियल एक्सपेक्टेटर बन करके आप चीज़ों को करें जिसमें, और अगर आप मतलब जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आप लेके चलें कि आपको जस्टिस करना है, आप जज के रूप में बैठे हैं, तो आप जो है अपने आप को एज्यूम करें कि हम इम्पार्शियल हैं, इम्पार्शियल एक्सपेक्टेटर हैं, इम्पार्शियल रूप से हम देखने वाली चीज़ें हैं, मतलब हम देख रहे हैं किसी चीज़ को, ऑब्जर्व कर रहे हैं इम्पार्शियली। और ये चीज़ इंटरनली आपको गाइड करता है, ये हेल्प करता है आपको इंडिविजुअल जजेज को कि वो अपने एक्शन को समझ पाए कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। समझ रहे हैं? इम्पार्शियल एक्सपेक्टेटर, आप पार्शियल ना हो करके देखें। आप अपने आप को ऑब्जेक्टिव तभी रख सकते हैं जब आप अपने को बहुत सारी चीज़ों से, जिसमें आपका प्रेजुडिस होता है, बायसनेस होता है, उसको हटा करके देखें। आपको इंटरनली अगर गाइड होना है खुद से, तो ये आप वो करके देखें कि आपके अंदर कोई बायसनेस नहीं है, ऑब्जेक्टिव तरीके से देखें। इम्पार्शियल एक्सपेक्टेटर होकर के आप जज करें कि क्या सही है और क्या गलत है। और इस तरह से इन्होंने एक इथिकल, आप कहें कि फाउंडेशन इकोनॉमिक थ्योरीज में इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया और इम्फसाइज किया कि पीपुल एक्ट आउट सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, एंड दे ऑल्सो केयर। मतलब इनका कहना था कि जो व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल होता है, वो सेल्फ इंटरेस्ट में जरूर काम करता है, लेकिन इसके साथ साथ उसको फेयरनेस और जस्टिस का भी ध्यान रहता है। मतलब इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है कि कोई सेल्फ इंटरेस्टेड, सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है तो वो फेयर नहीं हो सकता, जस्टिस ओरिएंटेड नहीं हो सकता। लेकिन इसकी बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म आने वाले समय में जो जॉन रॉल्स हैं, चाहे बाकी लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म भी किया, इस थ्योरी का, इस किताब का। दूसरी किताब उनकी जो है, वो जो फेमस है, जो पॉपुलरली आप जानते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशंस। लेकिन इस किताब का ये पूरा नाम नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको इस किताब का नाम। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये 1776 में एडम स्मिथ ने लिखा, और इस पूरे किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। फिर से एक बार सुन लीजिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 में ये किताब है जो इकोनॉमिक्स है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, उसके फाउंडेशन को मजबूत करने में, डेवलप करने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम द वेल्थ ऑफ नेशंस कहते हैं। इसको कहा जाता है कि ये एडम स्मिथ का मैग्नम ओपस है एंड फाउंडेशनल टेक्स्ट है क्लासिकल इकोनॉमिक्स में। अब ये समझने का प्रयास कीजिए कि इसका की आइडिया क्या था। की आइडिया था, ये तो सबसे पहली बात तो ये है, इस किताब की विशेषता ये है कि अभी तक के पॉलिटिकल इकोनॉमी में, राजनीतिक अर्थशास्त्र पर ये सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। और दूसरी बात कि ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे किसी देश के अंदर, चाहे वैश्विक स्तर पर, कैसे हम वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं, उसका क्या तरीका होगा। जैसे ये तरीके में बात करते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए अगर आप वेल्थ को जनरेट कर, क्योंकि वेल्थ डिवीजन ऑफ लेबर जब तक नहीं होगा तो एक ही काम को 10 लोग करते रहेंगे। तो डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, फ्री मार्केट होना चाहिए, एंड ट्रेड होना चाहिए, कमर्स होना चाहिए। कुछ टेक्निक बताते हैं, कुछ उपाय बताते हैं इस किताब में। इस किताब को पढ़ना चाहिए सबको। दूसरी बात कि इस किताब में इन्होंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, द मेटाफर ऑफ इनविजिबल हैंड। और ये बताते हैं कि निश्चित तौर पे जो व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्तियों का समूह होता है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है, और इस तरह से काम करते करते जो है वो वेल्थ जनरेट करता है। वेल्थ जनरेट करके केवल वो अपना फायदा नहीं करता, बल्कि पूरे सोसाइटी का, पूरे समाज का फायदा करता है। तो इसको ये इनविजिबल हैंड कहते हैं। इनविजिबल हैंड का मतलब यह मार्केट से भी है। कोई कुछ भी प्रोड्यूस करे, वो प्रॉफिट के लिए मार्केट में लेकर के जाता है, वो इफिशियंसी लाने के प्रयास करता है, और उस मार्केट के माध्यम से
सबका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, क्योंकि इससे ट्रेड बढ़ता है, इससे कॉमर्स बढ़ता है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और सभी लोगों का वेल बींग इससे सिक्योर होता है। ये एडम स्मिथ का मानना है। लेकिन ऐसा ही हो जरूरी नहीं है कि जो सेल्फ इंटरेस्टेड व्यक्ति हो। मान लीजिए सेल्फ इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ, प्रॉफिट से ही इसका मतलब है। सो ही एडवोकेटेड फ्री मार्केट इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट्स रोल शुड बी लिमिटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, इन्फोर्सिंग कंट्रैक्ट्स एंड प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी राइट्स। तो आप यहाँ देखिए लिबर्टेरियन जो आइडिया है, जो लिबरल आइडिया है, वहां पर इन्होंने ला करके इसको खड़ा कर दिया कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होना चाहिए और उसमें राज्य का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए को इंटरफेयर करे। जो राज्य है, अभी का राज्य है, देश है, उसका काम केवल क्या होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो लोगों के बीच में, दो कंपनियों के बीच में, चाहे दो इंडिविजुअल के बीच में या एक कंपनी और एक इंडिविजुअल के बीच में, उसको इंश्योर करने, इन्फोर्स करने का काम करे राज्य। और तीसरा कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जो लोगों का संपत्ति का अधिकार है, उसको प्रोटेक्ट करे। इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। हम केवल सुपरफिशियली आपको बता रहे हैं कि इन्हीं 3 कामों को कहते हैं कि राज्य को करना चाहिए। अब समझिए इसके बाद इनका की आइडियाज क्या था, की आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन क्या था एडम स्मिथ का। सबसे पहले ये डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं कि बिना डिवीजन ऑफ लेबर के आप इंडस्ट्री नहीं चला सकते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, मशीन नहीं चला सकते, इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए इकोनॉमी में। और उन्होंने emphasize किया कि डिवाइडिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस इनटू ए स्मॉलर स्पेशलाइज्ड टास्क इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो जब आप कामों को बांटते हैं, छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, तो उससे जो होता है ना, उससे इफिशियंसी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता उसकी इंक्रीज होती है और इस तरह से आपका वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होता है, सब कोई उसमें इन्वॉल्व होता है। और इस किताब में खास करके वेल्थ ऑफ नेशन में ही फेमसली इलस्ट्रेटेड विथ एग्जांपल ऑफ अ पीन फैक्ट्री showing how workers focusing on one task rather than producing an entire pin could produce far more than if each person tried to do everything। तो इस किताब में एक पिन फैक्ट्री का एग्जांपल देते हैं कि अगर सारे वर्कर्स खाली पिन ही बनाए फोकस करें तो सारा काम इफिशिएंटली नहीं होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो वो बताते हैं कि एक पिन को बनाने में डिफरेंट वर्कर डिफरेंट काम करता है। कोई रॉ मटेरियल देखता है, कोई उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट देखता है, कुछ उसमें पेंटिंग करने का भी जो काम होता है। मतलब एक फैक्ट्री में, एक इंडस्ट्री में सब लोग एक ही काम नहीं कर सकते, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर करना होगा, स्पेशलाइजेशन करना होगा। और स्पेशलाइजेशन जब आप करते हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इफिशियंसी बढ़ती है। फिर कहते हैं एडम स्मिथ कि सेल्फ इंटरेस्ट एंड इनविजिबल हैंड। तो सेल्फ इंटरेस्ट में मतलब आप ये कह सकते हैं कि व्यक्तिवाद के बहुत बड़े समर्थक थे एडम स्मिथ, कि वो सेल्फ इंटरेस्ट में, सेल्फिश इंटरेस्ट में काम करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का काम करता है और इस तरह से सोसाइटी को बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन वो एक्सप्लॉइटेशन के सवाल को यहाँ पे नहीं एडिक्वेटली डील कर रहे हैं कि भाई इससे एक्सप्लॉइटेशन भी तो बढ़ेगा। जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम जिसको मार्क्सवाद बहुत अच्छे से एनालाइज करता है, उसके बारे में आपको समझना चाहिए। तो सेल्फ इंटरेस्ट में कोई व्यक्ति काम करे, उसको सरकार प्रोटेक्ट करे और उस तरह से वो अगर एक इंडिविजुअल का प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेगा, तो सोसाइटी भी उससे उसका भी वेलफेयर सुनिश्चित होगा। लेकिन इस बात का क्रिटिसिज्म मार्क्सवाद करता है कि ऐसा नहीं होता। जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था तो कितने बड़े स्तर पे वर्कर्स का शोषण हो रहा था, लेबरर्स का शोषण हो रहा था। उसी वजह से कम्युनिज्म का कंसेप्ट या सोशलिज्म का कंसेप्ट आता है या यूटोपियन सोशलिज्म का कंसेप्ट आता है। फिर ये इनविजिबल हैंड की बात करते हैं और ये बोलते हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में इंडिविजुअल जो होता है एक दूसरे से कम्पीट करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, और इस तरह से जो रिसोर्सेज होता है सोसाइटी के अंदर वो इफिशिएंटली अलोकेट होता है, दस बेनिफिटिंग सोसाइटी एज अ होल। तो क्या बताते हैं कि कोई सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, एक दूसरे से कंपटीशन करेगा, तो सस्ता माल वो करके बेचेगा दूसरे के कंपेरिजन में, दूसरे इंडस्ट्री के कंपेरिजन में, तो लोग सस्ते दरों पे चीज़ों को खरीद पाएंगे, तो उनके पास रिसोर्सेज पहुंचेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? आज के मॉडर्न इकोनॉमीज में ऐसा नहीं होता, जहां मोनोपोली आप कह सकते हैं एमएनसीज हैं, मोनोपोली कॉरपोरेशंस हैं,
वो सारी चीज़ों को हाईजैक करके मार्केट को रेगुलेट करते हैं। तो फ्री मार्केट कंप्लीटली कहना ये सरासर सही नहीं है। तो यहाँ पर आप एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि मार्केट फ्री मार्केट होना चाहिए और कंपटीशन होना चाहिए। तो फ्री मार्केट का वो काफ़ी फेवर करते हैं, जिसको लेसिज फेयर इकोनॉमीज भी कहते हैं, मतलब जहाँ पर सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए मार्केट में। He believed that the free markets and competition allow for most efficient allocation of resources. Prices are determined by supply and demand, and producers are incentivized to innovate and improve their products. तो आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से मार्केट इकोनॉमी के समर्थक हैं और कहते हैं कि अगर मार्केट फ्री रहेगा, कंपटीशन रहेगा मार्केट में, तो जो प्राइसेज होंगे वो डिमांड एंड सप्लाई से रेगुलेट होंगे। इसी को कहते हैं हम मार्केट इकोनॉमी, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से सारी चीज़ें तय होती हैं। डिमांड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोग बेचेंगे, सप्लाई कम होगा तो आपकी जो है महंगाई बढ़ जाएगी। मतलब उस एस्पेक्ट में हम नहीं जा रहे, वो टाइम टेकिंग वो है, कभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन उनका ये कहना है कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अगर होगा तो मार्केट बहुत इफिशियंट काम करेगा, सबका वेल्थ बढ़ेगा और सोसाइटी बहुत प्रोस्पेरस हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज के इकोनॉमी में आप देखें, अगर एडम स्मिथ की बात करें तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो कभी आनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं। ओवर प्रोडक्शन के बारे में इन्होंने बहुत बारी बातें नहीं की हैं, जिसको मार्क्स हाईलाइट करते हैं अपने कैपिटल में। इस बात को डील नहीं करते हैं कि जो इनका साइक्लिक क्राइसिस होता है, कंट्राडिक्शन इन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, उस चीज़ को ये इम्फसाइज नहीं करते हैं। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कहते हैं, तो हमने क्या बोला कि लिबरल आइडियोलॉजी के समर्थक हैं। सरकार का रोल एकदम लिमिट कर देते हैं कि उसको केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना और राइट टू प्रॉपर्टी को बचाए रखना। एक तरह से लिबरल आइडियोलॉजी के ये एडवोकेसी करते हैं और कहते हैं कि सरकार को केवल इतना ही लिमिटेड होना चाहिए। जबकि 1929 की जो क्राइसिस आई थी, उसमें किन्स ने क्या जस्टिफिकेशन दिया था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट लाया गया और उसमें सरकार के इंटरफेरेंस को जस्टिफाई किया गया कि एक लेवल पर सरकार को मार्केट में इंटरफेयर करना चाहिए, इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, मार्केट को मजबूत करने के लिए, मार्केट को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए, लोगों का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, वेलफेयर मैकेनिज्म के माध्यम से, वेलफेयर मेजर्स के माध्यम से। तो बाद के दिनों में उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले, मार्केट इकोनॉमी को ही फॉलो करने वाले लोग इस बात को सपोर्ट किए कि गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। ठीक है, ये लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। ही रिकॉग्नाइज द नीड फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे हमने बोला कि 3 फंक्शन की ये बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर आप संभालिए भाई, नेशनल डिफेंस संभालिए, कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करिए और प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करिए। बस इतना से ज़्यादा आपको नहीं करना है, बाकी सारा छोड़ दीजिए मार्केट के ऊपर। तो लोगों का कल्याण कैसे होगा? जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो शोषित हैं, उनका कल्याण कैसे होगा, इस बारे में वो बात नहीं करते हैं, ज़्यादा इम्फसाइज इस बात को नहीं करते हैं। उनका मेन फोकस होता है कि सोसाइटी का वेल्थ ऐसे बढ़ाया जाना चाहिए, उसका मैकेनिज्म ऐसे होना चाहिए, शोषण सेकेंडरी बात होती है उनके लिए। फिर मर्केंटलिज्म को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया, जो उस समय वहाँ प्रिवेल करता था। ठीक है, एडम स्मिथ से पहले, विच हेल्ड दैट द वेल्थ वाज स्टैटिक एंड नेशन कुड ओनली बिकम मोर रिचर बाय एक्युमुलेटिंग गोल्ड एंड रिस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट्स। तो उस समय मर्केंटलिज्म क्या करता था? गोल्ड में पैसे को वो किया जाता था, कॉमर्स नहीं था, इंट्रैक्शन नहीं था, बहुत बड़े स्तर पर ट्रेड नहीं था, इसके वो खिलाफ थे। उन्होंने इस चीज़ को, इंपोर्ट बैरियर को हटाने की बात की, फ्री मार्केट, फ्री सामानों की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फ्री करने की उन्होंने बात कही। मर्केंटलिज्म को उन्होंने विरोध किया। फिर लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू उन्होंने दिया, ये भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसका मार्क्स भी इस्तेमाल करते हैं। स्मिथ प्रोपोज्ड एन अर्ली वर्जन ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, सजेस्टिंग दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स इज डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देम। इसका इस्तेमाल मार्क्स भी करते हैं। ये बताते हैं कि गुड्स का वैल्यू कैसे डिटरमाइंड होता है, उसमें जितना लेबर रिक्वायर्ड होता है, अमाउंट ऑफ लेबर जो आप लगाते हैं ना, उसी से किसी वस्तु का वैल्यू डिटरमाइंड होता है। However, his theory was also recognized the role of market prices in determining value, which later influenced economists like David Ricardo and Karl Marx. लेकिन उसको हम लोग मार्केट में क्या कहते हैं? जो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उस सामान का वैल्यू डिटरमाइंड होता है, प्राइस डिटरमाइंड होता है, उसको हम
डिमांड सप्लाई के हिसाब से तय करते हैं। लेकिन एडम स्मिथ ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि जो किसी वस्तु का वैल्यू है उसके अमाउंट ऑफ लेबर टाइम से तय होता है कि उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ लेबर टाइम उसमें लगा है। इस बात को समझिए, बाद में इसको डेविड रिकार्डो और कार्ल मार्क्स ने भी इस्तेमाल किया। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में क्या कहते हैं, कैपिटल एकुमुलेशन के बारे में क्या कहते हैं एडम स्मिथ, कि जब तक कैपिटल एकुमुलेशन नहीं होगा तब तक ग्रोथ नहीं होगा, नवाचार नहीं होगा। मतलब प्रॉफिट अगर होगा तभी लोग सोचेंगे क्रिएटिविटी के बारे में, नवाचार के बारे में। वो सेल्फ इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे तो वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन नहीं हो सकता। सो ही बिलीव दैट द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस वुड लीड टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ द नेशन। तो वो प्रॉफिट मेकिंग को, कैपिटल एकुमुलेशन को इन्वेस्टमेंट का एक स्वरूप समझते हैं। लेकिन आज देखिए पूरे वर्ल्ड में, आप ऑक्सफैम का रिपोर्ट पढ़िए, हम वीडियो बना डालें, आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, क्या किसी के पास ज्यादा पैसा एकुमुलेट होने से, करने से सारे लोगों का वेल्थ बढ़ता है, इक्वलिटी आ जाती है? नहीं आती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आइडिया एडम स्मिथ दे रहे हैं उसमें ऑलरेडी ये मान रहे हैं कि इनइक्वलिटी होगा ही होगा। और इनइक्वलिटी अगर होगा तो फिर हम डेमोक्रेसी में जस्टिस की बात करेंगे, कैसे बात करेंगे उसके बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि इसके साथ साथ ये जो बातें कहते हैं उसके अलावा आपको ये भी बात समझना है कि इन्होंने एक तरह से कैपिटलिज्म को फॉर्मली एस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज कैपिटलिज्म का जो आइडिया है, जो आइडियोलॉजी है, जिसको मार्क्स क्रिटिसाइज करते हैं कैपिटल में अपने, क्योंकि ये वो किताब है जो कैपिटलिज्म के पॉलिटिकल इकोनॉमी को परत दर परत खोल देता है। और उन्हीं आइडिया को एडम स्मिथ आगे बढ़ाते हैं जिससे कैपिटलिज्म मजबूत होता है। चाहे फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस ना होने की बात करें, फ्री कॉन्ट्रैक्ट की बात करें दो लोगों के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट कितना ही इक्वल क्यों ना हो, कितना ही एक्सप्लॉइटेटिव क्यों ना हो, इसकी बात करते हैं। फ्री मार्केट की बात करते हैं, डिमांड सप्लाई की बात करते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक कैपिटलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक है, जहाँ प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जहाँ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग किया जाता है। इस इन कंट्राडिक्शन को, इन सारे परेशानियों को एडम स्मिथ इस किताब में डील नहीं करते, अपने फिलोसफी में डील नहीं करते, अपने पॉलिटिकल इकोनॉमी में डील नहीं करते, क्योंकि वो किसी एक विचारधारा से प्रभावित थे, एक विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, और वो विचारधारा लिबरलिज्म की थी, लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर की थी, मार्केट इकोनॉमी की थी। प्रॉफिट सबसे ज़्यादा सेंटर में स्टेब्लिश था। और ये उस समय की ज़रूरत थी जब आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इवॉल्व हो रहा था, आगे मार्च कर रहा था, एम्पायर बन रहे थे नए नए, उसको बढ़ाने में इस आइडियोलॉजी ने, इनके विचारों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। आज जो आप मार्केट इकोनॉमी देख रहे हैं उसको, उसके फाउंडेशन को स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके किताब का, खास करके द वेल्थ ऑफ नेशंस का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने बताया कि कैसे हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसी वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश में बड़े बड़े एम्पायर बने, कॉलोनियलिज्म डेवलप हुआ, उपनिवेशवाद डेवलप हुआ, साम्राज्यवाद डेवलप हुआ। आने वाले समय में इसमें क्राइसिस भी आई, लेकिन क्राइसिस के बारे में बहुत अधिक चर्चा एडम स्मिथ नहीं करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन के बारे में नहीं करते हैं, इनइक्वालिटी के बारे में नहीं करते हैं। रादर ये कहते हैं कि दो लोगों के बीच का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको राज इन्फोर्स कराए, लीगलिटी प्रदान करे उसको। तो इस तरह से आप एक ये भी बात आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन वाले सिस्टम को इनकरेज किया, उसको बढ़ावा दिया। लिबरलिज्म की क्या कंसेप्ट है? लिबरलिज्म की कंसेप्ट यही है ना कि हमको लिबर्टी है कि हम जो चाहे सो करें। राज को लिमिटेड पावर है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। वो एक हद से ज़्यादा लोगों की लिबर्टी में इंटरफेयर नहीं कर सकता, फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा उसको हक नहीं है, उसका रोल लिमिटेड है। जब हम लोग जॉन लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि जॉन लॉक ने लिमिटेड गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट दिया वो भी लिबरलिज्म के आइडिया से प्रभावित है।
तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप आज के पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझना चाहते हैं, मार्क्स के क्रिटिसिज्म को समझना चाहते हैं, तो एडम स्मिथ को समझना होगा, क्योंकि उनका जो थ्योरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, वो मार्केट इकोनॉमी को, लिबरलिज्म को, कैपिटलिज्म को मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और यही नहीं, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कॉलोनियलिज्म की, जो साम्राज्यवाद की, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, ये फाउंडेशनल आइडियाज वहीं से निकल के आते हैं। उसी को आगे बढ़ाने के लिए सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डेवलप किए गए, उसको आगे बढ़ाया गया। तो दोस्तों, आपको ये जानना चाहिए जो इनका लिगेसी है, वो लिगेसी आज भी दिख रहा है। जो इनका लिगेसी है कि किस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफी और इकोनॉमी को प्रभावित किया। उन्होंने प्रभावित किया इस रूप में कि उस समय का पूरा जो डोमिनेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था, पॉलिटिकल फिलॉसफी था, वो लिबरलिज्म को जस्टिफाई किया। उसके अंदर जो शोषण की प्रवृत्ति थी उसको जस्टिफाई किया। कैपिटलिज्म को स्थापित करने में अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया। हालांकि उस समय की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थिति थी उसी के हिसाब से यह आइडियोलॉजी डेवलप हो रही थी। तो आप कह सकते हैं कि कोई विचारधारा, कोई आइडियोलॉजी, कोई व्यक्तित्व जो है, चाहे कितना भी बड़ा इकोनॉमिस्ट हो, अपने समय से अलग नहीं हो सकता। वो समय के परिस्थितियों और काल के उस संदर्भ में ही अपने विचारों को जन्म देता है, विचारों को आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और उसे आज भी समझने की जरूरत है कि आज ये मार्केट इकोनॉमी कैसे ऑपरेट कर रहा है, किस तरह से नए सिचुएशन में अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, उसका रिजिलियंस क्या है। तो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अगर वीडियो हो जाता है तो आप लोग बोलते हैं कि हम देख नहीं पाते हैं। बहुत लंबा समय नहीं, छोटा वीडियो थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि एडम स्मिथ के बारे में डिस्कशन इतने छोटे वीडियो में बहुत संभव नहीं है। मतलब आप कहें कि उनके पूरे विचारों को डिटेल में डिस्कस करना, लेकिन मैं कोशिश ये किया हूँ कि आपको उन सारी चीज़ों को उनके बता सकूँ जिनसे आपका एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, आप चीज़ों को देखने और समझने में इनके थ्योरी का इस्तेमाल कर सकें। क्या इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, कैसे कंट्रीब्यूट किया, क्या इनकी किताबें हैं और उनका क्या लिगेसी है। लिगेसी उनका बहुत बड़ा है। आज का पूरा फाउंडेशन मार्केट इकोनॉमी का, कैपिटलिज्म का, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का, उन्हीं के विचारों पर आधारित है। केवल उन्हीं नहीं, उन्हीं के विचारों, मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक बहुत प्रभावशाली और कहें कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान एडम स्मिथ का इसमें है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पर्सनालिटी वाला, खास करके ऐसे लोगों का आपको पसंद आएगा। हमें आप इनकरेज करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो इसी के साथ हमें अपने बात को इस वीडियो को कंक्लूड करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।